हेलो दोस्तों, आप लोगों के असीम प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों के प्यार और असीम कृपा से मैं भी आगे बढ़ रही हूँ धीरे-धीरे। अपना प्यार, अपना साथ ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिएगा। पिताजी जो थाली है वहाँ चुपचाप खा लीजिए। रोज-रोज नए फरमाइश सुनने के लिए मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ। एक तरफ दिन भर की थकान, ऊपर से आपकी शिकायत है। सुनीता बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चली गई। नाश्ते का समय था और सुनीता जी ने थोड़ी जली हुई कड़क रोटी और सूखी सब्जी परोसी थी। माधव जी ने बस इतना ही कहा था, बहू इस उम्र में दांत साथ नहीं देते, थोड़ी नरम रोटी बना दिया करो या फिर दूध दे दो, उसमें भिगो कर खा लूंगा। और अब रोज का खेल बन गया था। थाली में कभी कभार ही अच्छा खाना आता था। नकली दांत और उम्र के साथ पाचन भी कमजोर होता जाता था, इसलिए कभी दलिया या उपमा जैसा कुछ नरम बन जाए तो खाने में मजा आता था। लेकिन यहाँ तो दो वक्त की रोटी भी सम्मान के साथ नहीं मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी बेजुबान जानवर के आगे खाना डाल दिया गया हो। माधव जी करते भी क्या, बेटे की जिद पर उन्होंने गांव वाला घर बेच दिया था और उसी पैसों से शहर के यहाँ मकान खरीदा गया था। शाम को जब वो टहलने पार्क जाते तो वहां उनके कुछ मित्र बन गए थे। वहीं थोड़ी बातचीत हो जाती, बुढ़ापे की बातें कभी पुरानी यादों में खो जाती तो कभी भविष्य की चिंताएं घेर लेती। आज माधव जी काफी उदास लग रहे थे। उनके मित्र मोहन जी समझ गए कि बात कुछ और है। जब मोहन जी ने पूछा तो माधव जी ने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया, क्योंकि चौराहे पर अपनी ही इज्जत की धूल में मिलाना या घर की बदनामी करना ठीक नहीं था। पता नहीं कौन किस बात को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश करे। फिर अपनी परवरिश पर भी सवाल उठता ही, कैसे संस्कार दिए हैं बच्चों को जो पिता की फिक्र भी नहीं करते। उनका खाना पीना और दवाइयां सब दूसरों की दया पर निर्भर थी। माधव जी जल्दी ही पार्क से लौट आए। रात के खाने के वक्त उन्होंने बेटे से बात करने की कोशिश की तो सुनीता के बीच में ही टोक दिया, पिताजी दिन भर की भाग दौड़ के बाद इन्हें चैन से दो रोटी खाने दीजिए, बातें बात में भी हो सकती है। माधव जी ने सिर झुकाकर खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। उनकी आंखों के सामने पुराने दिन कौंधने लगे। कैसे उनकी पत्नी सावित्री देवी एक एक गर्म रोटी उन्हें खिलाती थी। अगर किसी को एक रोटी कम पड़ती तो प्यार से अपनी थाली से दे देती। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था उन पर। खाने में स्वाद तो था ही, साथ ही सबकी पसंद का ध्यान रखा जाता था। यही बेटा जिसके नखरे उठाते हुए थकती नहीं थी। अगर एक सब्जी ना खाता तो तुरंत दूसरी बना देती। इस उम्र में जब जीवन साथी साथ छोड़ देता है तो जिंदगी के सारे रंग भी साथ ले जाता है। सावित्री जी ने परछाई की तरह सबका ख्याल रखा। सच कहें तो अपनी उनकी हमने उनकी कदर नहीं की। माधव जी की आंखें नम हो गई। सावित्री जी की फोटो को सहलाते हुए बोले, कैसा साथ निभाया तुमने, मुझे भी अपने साथ ले जाती। जिल्लत की रोटी खाने से अच्छा था मैं मर जाता। उन्हें महसूस हुआ जैसे सावित्री जी कह रही हो, वापस गांव चले जाइए, यहाँ से ज्यादा ख्याल तो हमारा नौकर रामू रखता था। दुखी मत होइए, अभी आप स्वस्थ हैं और वहां अपनी जमीन है। माधव जी की आंखें खुली तो उन्हें लगा, सचमुच रोज तिल तिल कर क्यों मरना, जब तक सांस है सम्मान से जीना चाहिए। मौत के बाद तो बाड़ी कहकर फेंक दिया जाता है, कोई रिश्ता नहीं बचता। अब उनकी उलझन दूर हो चुकी थी। नई सुबह ने नया जोश दिया। जब सुनीता नाश्ता लेकर आई तो माधव जी ने थाली वापस करते हुए कहा, बहू यह खाना वापस ले जाओ। क्या हुआ बाबूजी, नहीं खाना तो खाना था तो पहले बताते, पैसे की बर्बादी और बचेगा कौन खाएगा। सुनीता ने एक ही सांस में कहा। माधव जी बोले, बहू इज्जत की सूखी रोटी भी काफी होती है और बेइज्जती का पकवान किसी काम का नहीं। आज तुम यह खाना खाओ और सोचो, कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें ऐसी ही थाली परोस सकते हैं। कर्म का फल सामने आता ही है, उस दिन के लिए तैयार रहना। आखिर मुझे बस दो वक्त की रोटी चाहिए थी सम्मान के साथ, और तुम ऐसे परोसती हो जैसे जानवर को डाला हो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। गांव की टिकट कटा ली है, आज शाम को निकल रहा हूँ। खाने की चिंता मत करना, बाहर खा लूंगा। कल से तुम मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। सुनीता के होश उड़ गए। अगर पति अमित को पता चला तो क्या जवाब देगी। अभी तक वह बाबूजी को अमित से बात भी नहीं करने देती थी। अगर बाबूजी ने सब बता दिया तो अमित नाराज हो जाएगा। माधव जी समझदार थे, वे जानते थे कि बेटे को सच्चाई पता चलेगी तो वह गुस्सा होगा और पति पत्नी में मनमुटाव होगा। पर बेटे की जिम्मेदारी सिर्फ छत देना नहीं बल्कि वक्त देना भी है।
खैर वे दोनों खुश रहें यही काफी है। माधव जी अमित से कहा, बेटा खेत का कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे आज ही गांव निकलना पड़ेगा। और हाँ, नौकरी के साथ साथ पिता के लिए भी वक्त निकालना जरूरी है। अमित को समझ नहीं आया कि बाबूजी को कोई शिकायत है या सच में काम है। बाबूजी आप रहेंगे कहाँ, घर तो रहा नहीं। अमित चिंतित था, बेटा गांव में वही पुराना घर है जहां तुम्हारे चाचा जी रहते थे, वहीं रहूंगा। माधव जी ने सामान बांधा और अमित ने उन्हें स्टेशन छोड़ दिया। अमित के मन को बाबूजी की बात झकझोर गई। आखिर क्या तकलीफ थी जो उन्हें बिना बताए ऐसा फैसला लिया। गांव जाना बुरा नहीं है, पर अचानक जाना शक पैदा करता था। दिन भर काम में मन नहीं लगा। उसने ठान लिया कि सुबह की गाड़ी से गांव जाएगा और बाबूजी का हाल जानना चाहेगा। क्या वह इतना व्यस्त हो गया कि बाबूजी को वक्त ही नहीं दिया। शाम को घर आकर उसने सुनीता से कहा, मुझे दफ्तर के काम से कुछ दिनों के लिए जाना है। सुनीता बोली, अमित मैं अकेले सब कैसे संभालूंगी, मुझे भी साथ ले चलो। आउटिंग हो जाएगी और बाबूजी भी नहीं है तो कोई रोक भी नहीं। रोक? बाबूजी के रहने पर क्या रोक थी सुनीता, सच सच बताओ। क्या बाबूजी तुम्हारी वजह से तो नहीं गए? अमित ने सवाल दागा। चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है। सुनीता को लगा बाबूजी ने सब बता दिया है। वह उबल पड़ी। मैं थक गई थी उनके रोज के नखरे से। रोज खाने में ऐब निकालते थे, आज तो थाली ही वापस कर दी। अमित समझ गया कि बाबूजी के सम्मान को ठेस लगी है, तभी उन्होंने खाना नहीं खाया। सुनीता, तुमने जरूरी नहीं लगा मुझे बताना कि बाबूजी बिना खाए पिए गए हैं। मैं कल ही गांव जा रहा हूँ और तभी लौटूंगा जब बाबूजी मेरे साथ आने को तैयार होंगे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है, पर मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। सुनीता के पांव तले जमीन खिसकने लगी। अब माफी मांगने और सुधारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गलती मेरी है, सुधारूंगी भी मैं ही। मैं भी चलूंगी बाबूजी को वापस लाने, सुनीता ने कहा। अगले दिन सभी गांव के लिए रवाना हुए। उधर बाबूजी ने खेत बेचने की तैयारी में कचहरी जाने का सोचा ही था कि देखा अमित और सुनीता गांव में है। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, सुनीता पांव पकड़कर गिड़गिड़ाई। अमित भी माफी मांगने लगा, मेरी गलती है बाबूजी, मैंने आपका ठीक से ख्याल नहीं रखा। माधव जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, गलती अनजाने में हो तो गलती है, जानबूझकर कहो तो अपराध है। बुढ़ापे में इंसान को बस मान सम्मान की रोटी चाहिए। मेरी थाली में जो मिलता था और सुनीता के ताने, उन्हें हजम करने की ताकत अब नहीं रही है। मैं जमीन बेच कर आश्रम चला जाऊंगा। हाँ, तुम्हारे बच्चों के नाम सारा पैसा कर दूंगा, ताकि कल तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। बाबूजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर एक मौका देना चाहते हो तो घर चलिए। मैं वादा करता हूँ पिता होने के नाते आपका सम्मान रखने में कोई कमी नहीं आने दूंगा। सुनीता ने भी वादा किया। जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बिका, बल्कि गांव में एक घर बनाया गया जहां छुट्टियों में सब मिलजुल कर रहते थे। सुनीता ने बाबूजी के सम्मान में कभी कमी नहीं आने दी और अमित ऑफिस से आकर बाबूजी के साथ वक्त बिताता और उनकी जरूरतों का ख्याल रखता। यह सच है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमारे अच्छा या बुरा कर्म हमारे परिवार पर असर डालता है। कर्म इतने अच्छे करो कि फल भी अच्छा ही मिले। बुजुर्गों का सम्मान करना जरूरी है, जिन्होंने तकलीफ से हमें पाला है। अब हमारी बारी है उनका ख्याल रखने की। वो घर किस काम का जहां अपनों के लिए एक कोना भी ना हो।